आसमान में उमड़ती घटाएं, तो कभी बादलों की ओट से झांकती सूरज की किरणें, तो कभी रिमझिम बरसती फुहारें, उस पर सावन का मनभावन सौंदर्य। रिमझिम के गीतों को गाती हरियाली की चादर ओढ़े संपूर्ण प्रकृति जैसे उत्सव मना रही है। सावन के मनभावन रंगों के संग हम भी ले आए हैं बिंदिया के अनुपम रंग। तो आगाज करते हैं आज के बिंदिया कार्यक्रम का। सभी बहनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को आपकी सखी जुनेदा का स्नेह भरा नमस्कार। बहनों, प्रकृति का सौंदर्य श्रृंगार हमेशा बना रहे, धरती हरी भरी रहे, इसके लिए हमें बचाना होगा धरा को प्रदूषण से, यानी पर्यावरण संरक्षण के प्रति हम स्वयं जागरूक रहें, साथ ही जन जागृति भी जरूरी है। और बहनों, पर्यावरण और पूरा जीव जगत एक दूसरे से जुड़े हैं। जीवन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित रखना आवश्यक है। प्रदूषण को रोकने में वृक्षों का अमूल्य योगदान है, ये तो हम सभी जानते हैं बहनों, जीवन वृक्षों वनस्पतियों पर निर्भर है। हमारी आर्थिक समृद्धि वृक्षों के साथ जुड़ी है। वृक्षों से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और वृक्ष वर्षा को संभव बनाते हैं। साथ ही जंगल, हरे भरे वृक्ष वन्य प्राणियों, पशु पक्षियों का बसेरा हैं। बहनों, शासन और कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा प्रदूषण निवारण के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। हम महिलाएं भी समूह बनाकर अपने समूह को पर्यावरण सुरक्षा कार्यक्रम से जोड़ें। हमारी पहल यही हो कि प्लास्टिक बैग के बजाय हम कपड़े, जूट या पेपर बैग का उपयोग करें। जो कूड़ा कचरा है उसे नियत स्थान पर डालें। उन हाथों को रोकें जो वृक्षों की कटाई से जुड़े हैं। हम विभिन्न अवसरों पर, जन्मदिन पर पौधे भेंट कर सकते हैं। बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करें। अपने घर आंगन में आसपास पेड़ लगाएं, उनकी देखभाल करें और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। करो न विध्वंस तुम वसुधा का श्रृंगार, बढ़ने दो रहने दो हरे भरे वृक्षों की कतार। हम सभी बहनों संकल्प लें कि पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, प्रदूषित होने से बचाएंगे। हम सब मिलकर प्रदूषण निवारण और जन जागरण के काम में सहयोग दें और धरती को प्रदूषण मुक्त हरा भरा बनाएं। और बहनों, बारिश के सुहाने मौसम में हरियाली चारों तरफ नजर आ रही है और उस पर छाई है सावनी छटा। तो आइए सुनते हैं सावनी बयार के संग ये गीत। बरसत सावन आयो रे, गरजत बरसत सावन।
गरजत बरसत सावन आयो रे शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये बेहतरीन गीत अभी बहनों आपने सुना फिल्म बरसात की रात से। स्वर सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट के थे। बरसात की रात 1960 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक संगीतमय फिल्म है जो पीएल संतोषी द्वारा निर्देशित और आर चंद्रा द्वारा निर्मित है। संगीत रोशन का था और साहिल लुधियानी द्वारा लिखा ये गीत अभी आपने सुना बहनों इस गीत के बाद हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। बहनों, आज नारी ने अपनी प्रतिभा को निखारा है। महिलाओं के लिए कार्य क्षेत्र का अनंत आकाश है जो मजबूत इरादों के साथ हर चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को पाने में सफल रही है। नारी की सशक्त छवि हर क्षेत्र में देखी जा रही है। क्रम आज की नारी, इसमें हम लेकर आए हैं बहनों भेंट वार्ता। श्रीमती सरिता पाणिग्राही जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, इनसे बातचीत कर रही हैं प्रवीणा त्रिपाठी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। बहनों, बदलते वक्त के साथ हमने यानी महिलाओं ने काफी तरक्की की। घरों से तो हम पहले भी बाहर निकलते थे, खेतों खलिहानों में काम करते थे, लेकिन फिर भी आधुनिकता के लिहाज से पीछे थे। पर समय बदला और विचारधारा में परिवर्तन आए। महिलाओं ने शिक्षित होकर घर के बाहर कदम रखा और कदम दर कदम छूती गई नित नई ऊंचाइयों को, और तभी आज की नारी है घर और बाहर दोनों जगह सक्षम और संतुलित। ऐसी ही है श्रीमती सरिता पाणिग्राही, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है अपने आज के कार्यक्रम में। सरिता जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरिता जी, आप हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, जो एक कठिन विषय है। तो किस तरह आपका रुझान इस ओर हुआ? क्या बचपन से ही आप इस विषय के बारे में पढ़ना चाहती थी? मैं ये बताना चाहती हूँ कि विषय कठिन नहीं है, विषय कुछ अलग हटके है जी। ये हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, भूजल वैज्ञानिक जिसे हम कहते हैं हिंदी में जी। 11वीं 12वीं पास करने के बाद उस इंजीनियरिंग डॉक्टरी लाइन लोग अलग अलग चुनते हैं। तो मैंने बस्तर जैसी जगह में उस समय इन विषयों का इतना ज्यादा जानकारी नहीं था। तो कॉलेज में एडमिशन लेने के समय में जी। एक वहीं कॉलेज के शिक्षक ने हमें इस विषय के बारे में बताया और इसके स्कोप के बारे में बताया, तो थोड़ी सी रुचि पैदा हुई जी। और फिर मैंने अपने बीएससी में एक विषय के रूप में भूविज्ञान को लिया। अच्छा अच्छा। तो इसमें आपने बीएससी किया है कि मास्टर डिग्री ली है? हाँ, ये मैंने जैसा कि बताया, मैंने बीएससी में भूविज्ञान को एक विषय लिया। अच्छा। फिर मुझे ये विषय इतना अच्छा लगा, तो भूविज्ञान की ही एक शाखा है भूजल विज्ञान। अच्छा अच्छा। तो उस विषय में फिर मैंने मास्टर डिग्री की। तो उस मास्टर डिग्री करने के बाद में हमको ये हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की डिग्री मिली। अच्छा, तो जब आपने हाइड्रोजियोलॉजिस्ट की डिग्री ले ली तो उसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको जब आपने पढ़ाई की उसी दौरान मिली कि फिर इसके अलावा आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ी? हाँ, पढ़ाई के दौरान भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिली कि इसमें जैसे सरकारी संस्थाओं में भी भूजल वैज्ञानिक होते हैं और प्राइवेट के तौर पे भी लोग काम करते हैं उस समय। तो हम लोगों ने विषय लेके कई जगह एग्जाम दिए और अलग अलग जगह ट्रेनिंग भी ली। अच्छा। तो इसमें मैंने एनआरएसए करके है हैदराबाद में। अच्छा अच्छा। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग भी ली है। और इसके अलावा जो PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो अपना छत्तीसगढ़ सरकार का है, वहाँ पे जितने भी जैसे ये हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। अच्छा। तो वो एक तरह से वो इंटरव्यू लेते हैं और वहाँ पे उनका हमारा रजिस्ट्रेशन करते हैं। अच्छा। तो मैंने पहले 1 साल काम किया प्राइवेट तौर पे। अच्छा। फिर वहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, तो अभी आप इस विषय में जो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट सब्जेक्ट है, जो खैर आप तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट हैं, तो जो हाइड्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है इस पे आप किस तरह का काम कर रही हैं अभी? हाइड्रोजियोलॉजी मतलब भूजल विज्ञान, तो ये पूरी तरह भूजल से जुड़ा हुआ विषय है। अच्छा। जमीन के अंदर जो पानी मिलता है तो वो इसमें अभी जैसे वर्तमान में जैसे अपने को पानी की जो जरूरत है, तो
एक तो है भूजल की पता लगाना कि कहाँ पे हमको ये जमीन का जल मिलेगा। अच्छा। तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर सर्वे। तो उसकी कई सारी तकनीक होती है और वो मशीन के द्वारा हम लोग उसकी जांच करते हैं, और जांच करने के बाद जो भी डाटा वगैरह कलेक्ट करके हम उसको कंप्यूटर में ग्राफ वगैरह बना के उसका एक जो तकनीक होती है उससे हम पता लगाते हैं कि कितनी गहराई पे पानी मिलेगा और कितना पानी मिलेगा। ये सारी जानकारियां हम पता करते हैं। और दूसरा, आजकल जो पानी की कमी के चलते एक तकनीक आई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा। मतलब आज से 10 साल हो गए हैं शुरू हुए। तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी ये जल से जुड़ी हुई तकनीक है, जिसमें हम जैसे दिनों दिन जो पानी की कमी हो रही है, जमीन के अंदर का पानी, भूजल का स्तर जो गिरता जा रहा है, तो उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की एक तकनीक, उस पर अभी इन दिनों बहुत हम काम कर रहे हैं। जी, तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल, बरसात के जल को कृत्रिम रूप से एकत्रित या संचित किए जाने की तकनीक है। अच्छा। इसमें हम वर्षा के जो जमीन के सतह पे जो बहकर नष्ट हो जाता है वर्षा का पानी, उसको हम बह के नष्ट हो जाने से पहले जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर किसी तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। उसको संचित कर लेते हैं। संचित कर लेते हैं साफ करके। साफ करने के लिए कई तरह की मतलब तकनीक है, फिल्टर है, तो जिसके से हम उसको साफ कर लेते हैं पानी। अच्छा, अच्छा। वैसे तो वर्षा का जल शुद्धतम रूप में होता है, लेकिन जैसे जिस माध्यम से हम छत से जैसे इकट्ठा करते हैं, तो छत में कई तरह की गंदगी धूल होती है। तो उसके लिए हमको फिल्टर करना पड़ता है पानी। अच्छा। तो आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ऐसी इतनी ज्यादा आवश्यकता क्यों महसूस होने लगी? हालांकि सभी जान रहे हैं कि बारिश बहुत कम हो रही है और जमीन का स्तर पानी का बहुत कम हो रहा है, तो ऐसी मतलब किसने कैसे इजाद हुई ये तकनीक और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इतनी ज्यादा? ये तकनीक सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा दिल्ली में है, जो केंद्रीय संस्था है, उन्होंने इजाद की। तकनीक तो काफी पुरानी है, ये मतलब प्राचीन समय से भी चली आ रही है, ऐसे नहीं आज की तकनीक नहीं है। सिंधु सभ्यता के समय भी उस समय लोग पानी को संचित करके, वर्षा के पानी को संचित करके कई तकनीक से उसको उपयोग करते थे। राजस्थान में भी जैसे वहाँ पानी की बहुत कमी है, तो ये वर्षा के जल को उन लोग कुंड में संचित करके बड़े बड़े कुंड बना के रखते थे। तो तकनीक तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज के संदर्भ में उस तकनीक बदल गई है। अच्छा। पानी संचित करने की तकनीक चेंज हो गई है। और उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम दे दिया गया है। अच्छा। हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा की खेती। अच्छा। तो इसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, क्यों पड़ी? हाँ, इसकी आवश्यकता क्योंकि आजकल जैसे दिनों दिन भूजल स्तर इतना गिरता जा रहा है जी, विशेषकर शहरों में जिस तेजी से भूजल का स्तर जो गिर रहा है और उसका प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण नहीं हो पा रहा है। अच्छा। क्योंकि चारों तरफ कंक्रीट हो गए हैं, पानी को जाने का, जमीन के भीतर रिसने का रास्ता नहीं है, तो इसलिए फिर इस तकनीक की हमको आवश्यकता हो गई है जी। तो ये भूजल एक्चुअली है क्या? भूजल स्तर में गिरावट आ रही है, ये तो सब जान रहे हैं, लेकिन ये भूजल है क्या और ये कितनी लेवल पे रहता है जमीन से नीचे? भूजल भूमि के अंदर जैसे जो मिट्टी और पत्थर हैं जी, उसके अंदर में जैसे पत्थरों के बीच में खाली जगहों में जो वर्षा का पानी रिस के कई लाखों वर्षों से रिस के मिट्टी से रिस के और पत्थरों में जो खाली जगह होती है उसके अंदर जमा होता है। जैसे कि एक स्पंज के अंदर पानी होता है, वैसे ये जमा होता है। तो ये जैसे स्पंज को निचोड़ेंगे तो पानी निकल आता है बाहर, वैसे ही हम ये जमीन के अंदर हम बोर करके इस पानी को निकालते हैं। अच्छा। तो ये भूजल जमीन के अंदर कई लाखों वर्षों से इकट्ठा हो रहा है। अच्छा। और आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, इसको जगह जगह बहुत अधिक बोर हो रहे हैं। बोर की तो बहुत ही ज्यादा अधिकता हो गई है, लगभग हर घर में कई लोग बोर करा रहे हैं। उसके अलावा सरकारी गैर सरकारी कई तरह इतने ज्यादा बोर हो गए हैं कि पानी तो सब खींच रहे हैं, लेकिन उसको वापस उसका पुनर्भरण नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इसीलिए ये भूजल की कमी होती जा रही है। जी जी। अच्छा सरिता जी, रेन वाटर द्वारा भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने की कौन कौन सी विधियां या तकनीक हैं? हाँ, भूमिगत जल स्रोत को रिचार्ज करने की बहुत सारी तकनीक है। खासकर अपने छत्तीसगढ़ में जिस तरह की भूवैज्ञानिक संरचना है जी, उसके लिए अपनी 4-5 तरह की तकनीक है। पुनर्भरण गड्ढा,
रिचार्ज पिट, जी। हाँ, पुनर्भरण खाई, रिचार्ज ट्रेंच और पुनर्भरण कुआं, रिचार्ज वेल। अच्छा। जैसे कि अपने छत्तीसगढ़ में 2 तरह की शेल पाई जाती हैं और लाइमस्टोन पाई जाता है, 2 तरह की चट्टान पाई जाती हैं। जी। तो शेल में पानी रिस कर आसानी से जा नहीं पाता है जमीन के अंदर। अच्छा। और लाइमस्टोन में आसानी से पानी अंदर रिस के चला जाता है। अच्छा। तो इसलिए हम जो पहले तरह की 2 तकनीक है, रिचार्ज पिट और रिचार्ज ट्रेन, वो लाइमस्टोन में बना सकते हैं। 5 से 6 फीट का गड्ढा करके उसमें हम सारा फिल्टर मटेरियल डाल देते हैं। अच्छा। अच्छा। और वो छत का और आसपास का जितना भी पानी है उसमें छोड़ देते हैं। जी। और दूसरे तरह की जो टेक्निक है, रिचार्ज वेल है, इसमें कम से कम 15 फीट से लेके 20 फीट तक का एक वेल बनाते हैं, रिंग वेल, गहरा गड्ढा वेल बोलते हैं उसको। अच्छा। रिंग वेल। हाँ। उसमें सीमेंट की रिंग होती है अंदर। अच्छा। तो उसमें भी फिर सारा फिल्टर मटेरियल जो हम नदियों से कलेक्ट करके लाते हैं, ग्रेवल और कोल, सैंड, ऐसे लेयर बाय लेयर करके 5 लेयर बनाते हैं। और फिर उसमें छत का या सरफेस का जो भी पानी है उसको कलेक्ट करके उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट अपने स्रोत में पहुंच जाता है। मतलब वो पानी फिर नीचे फिल्टर होता हुआ एक नेचुरल फिल्टर। अच्छा। है ना, जैसे बड़े पत्थर, छोटे पत्थर जैसे एक समय में, पुराने समय में बनाते थे, तो कोयला सबसे बड़ा बढ़िया काम करता है फिल्टर का। उसके ऊपर मोटी रेत, पतली रेत करके इस तरह के हम 5 लेयर बनाते हैं और छत का और सरफेस का जितना भी पानी उसमें छोड़ देते हैं तो वो खुद ब खुद साफ होके जमीन के अंदर पहुंच जाता है। अच्छा सरिता जी, जैसे घरों में तो हम ये तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदानी इलाका है जो जैसे जहाँ हमारे खेत हैं और खेतों में जहाँ नलकूप खनन किया है, लोगों ने बोर किया है, तो वहां पे कैसे हार्वेस्टिंग किया जा सकता है पानी को? खेतों में या जैसे खेतों के गांव में जैसे बड़े बड़े इसके लिए अलग टेक्निक है। जैसे नालों में चेक डैम बनाया जाता है। अच्छा। पर्कोलेशन टैंक होते हैं, मतलब तालाब बनाया जाता है। तालाब भी एक तरह से वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका है। अच्छा। तो जो गाँव में जो तालाब को में साफ सफाई कर दिया जाए तो वो भी एक रिचार्ज का काम करता है। उसके अलावा जैसे जो वेल है, बोरवेल वगैरह हैं, कुएं, और जो उसमें भी हम उसके आसपास में इस तरह के जो फिल्टर, इसको ट्रेंच बोलते हैं, जैसे वेल है उसके चारों तरफ हम गड्ढा करके वही फिल्टर बना के सारा पानी उसमें छोड़ दें। या कुएं से ही जो पानी इस्तेमाल होता है वही वापस वहीं चला जाए तो वो फिल्टर होके जमीन पहुंच जाए। हाँ, वैसे ही ट्यूबवेल के चारों तरफ भी इस तरह का बना दे तो वहां का सारा पानी, बरसात का सारा पानी ढाल बना के उसकी तरफ छोड़ दें। तो सारा पानी फिर जमीन के अंदर साफ होके चला जाता है। जी सरिता जी, हम सबकी यही आशा है कि आप इस क्षेत्र में और काम करें, और क्योंकि छत्तीसगढ़ में आजकल बारिश बहुत कम होने लगी है, तो यहाँ के लोगों को जरूर हम ये संदेश देना चाहेंगे, अपनी बहनों को भी, कि अगर आपके घर में ऐसी सुविधा है कि छत का पानी इकट्ठा करके आप अपने कुएं या ट्यूबवेल में वापस डाल सकती हैं, तो आप लोग जरूर रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को अपनाएं। सरिता जी, आज आप हमारे इस बिंदिया कार्यक्रम में आई और हमारी बहनों को इतनी सारी जानकारी दी हाइड्रोलॉजी के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंट वार्ता। श्रीमती सरिता पाणिग्रह से बातचीत कर रही थी प्रवीणा त्रिपाठी। तो बहनों, अपने लक्ष्य की ओर पहला प्रयास आज से ही शुरू कर दीजिए, मजबूत इरादों के साथ। और अब एक बार फिर से चलते हैं संगीत की दुनिया में। आज हम आपको सुनवा रहे हैं एक ही फिल्म से गीत, बरसात की रात। ये फिल्म 2 प्रेमियों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में मुख्य भूमिका मधुबाला और भारत भूषण ने निभाई है। गीत रचे साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म में, और शानदार संगीत है रोशन का। तो आइए सुनते हैं बरसात की रात फिल्म का ये अगला गीत, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे बरसात की रात। स्वर हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। जिंदगी भर नहीं
रूठने वाली मेरी बात से मायूस ना हो, बहके बहके से ख्यालात से मायूस ना हो। खत्म होगी ना कभी तेरे मेरे, खत्म होगी न कभी तेरे मेरे साथ की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हंसी। बहनों, बरसात यानी सब तरफ बस पानी ही पानी। कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम ठंडी फुहारें मन को तरोताज़ा कर देती हैं, प्रकृति की सुंदरता में निखार ला देती हैं। ये मौसम होता है बहनों सुहाना, मनमोहक। लेकिन दूसरी ओर इस मौसम में कुछ समस्याएं भी होती हैं। घर के रख रखाव के साथ खाद्य सामग्री को भी नमी सीलन से बचाना होता है। और बहनों, साफ सफाई का भी इस मौसम में विशेष ध्यान रखें। हर मौसम में बहनों हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और शरीर की पाचन क्रिया होती है हर मौसम में अलग होती है। इसलिए बहनों हमारा भोजन मौसम के अनुकूल हो, जिससे कि वो ठीक से पच सके। बारिश के मौसम में पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है और इस मौसम में गरिष्ठ भोजन ना लें। इस मौसम में ज़्यादा तली भुनी, चटपटी, मसालेदार चीज़ें ना खाएं। हल्का सुपाच्य भोजन लें जो ताज़ा हो। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वाले पदार्थों का सेवन अधिक करें। और बहनों, इस मौसम में पानी साफ बर्तन में छान कर ढक कर रखें। पीने के लिए साफ शुद्ध पानी का उपयोग करें। भोजन बनाते समय, परोसते समय, खाते समय हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। बहनों, बस इस मौसम में साफ सफाई और अपने खान पान आहार पर ध्यान दें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। और इस बारिश के सुहाने मौसम का आनंद भी हम तभी उठा पाएंगे जब हम स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं इसी बात पर बरसात की रात फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। संगीत रोशन का है और रचना है साहिल लुधियानवी की। शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा, ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है। ज़हन में हुस्न की ठंडक का सर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है,
मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। जिसकी पलकें मेरी आँखों पे झुकी रहती है, तुम वही मेरे ख्यालों की परी हो के नहीं, कहीं पहले की तरह फिर तो न खो जाओगी, जो हमेशा के लिए हो वो खुशी हो कि नहीं। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। और बहनों, अब कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है। बहनों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों